हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे एसएसटी, पेडागोजी ऑफ एसएसटी, सोशल स्टडी। इसके अंतर्गत हमारा जो चल रहा था अब तक, कल लेक्चर के माध्यम से, मैंने पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको अप्रोचेस के बारे में बता रहा था। अप्रोचेस इन सोशल साइंस कैरिकुलम, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उपागम। तो इसमें आज जो हम अध्ययन करेंगे कालक्रम व प्रकरण संबंधी आयाम, अप्रोचेज ऑफ क्रोनोलॉजिकल वाइज टॉपिकल अप्रोच। तो सामान्यतः सभी जानते हैं कि जो शिक्षण तथा पाठ्यक्रम की अगर दृष्टि से देखा जाए तो दो विचारधाराएं निकल के आती हैं। पहली है शिक्षण तथा पाठ्यक्रम कालक्रम के अनुसार होना चाहिए, और दूसरी विचारधारा जो है उसके अंतर्गत शिक्षण तथा पाठ्यक्रम प्रकरण के क्रमानुसार किया जाए या होना चाहिए। लेकिन शिक्षण की दृष्टि से दोनों को पृथक पृथक रूप से प्रयोग करना संभव नहीं है। इसलिए उत्तम यही है, एक अच्छा यही होगा कि दोनों का समन्वय किया जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाए। सही है। और छोटे छोटे कालों में अवधि के अनुसार शिक्षण उचित किया जाता है और उचित होता है। ठीक है। छोटे छोटे कालों में, यानी कि छोटे छोटे समय में, जैसे पीरियड, अगर एक टीचर आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता रहे, या एक टीचर सुबह से मॉर्निंग क्लास में आपके गया और उसने 6 पीरियड उसने पढ़ाए, कल दूसरा टीचर आए पूरे दिन उसने पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा और बच्चों में बोरियत आएगी, इंटरेस्ट जो है वो भी कम होने लगेगा, रुचि में अवरोध आने लगेगा। तो इस तरीके से जो है उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पीरियड में, कालों में, अवधि के अनुसार, समय के अनुसार डिवाइड करना चाहिए और शिक्षण करना चाहिए। और यही जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो उचित मानी गई है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। पहला है शिक्षण तथा पाठ्यक्रम के चयन में बालकों की रुचियों एवं बोधगम्यता को ध्यान में रखा जाता है। यानी शिक्षण और पाठ्यक्रम के जो चयन किया जाता है तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनकी जो बोधगम्यता, उनका लर्न करने की पावर कैसी है, वो उसका ध्यान में रखा जाता है। और ये आयाम मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। साइकोलॉजिकल आपने सिद्धांत पढ़े होंगे, जो थ्योरी वगैरह पढ़ी है, कहीं ना कहीं उनके बेस पर ये आधारित है। और छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इसके द्वारा जो छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, छात्रों के मानसिक विकास के क्रम के अनुसार विषय वस्तु का कठिनाई स्तर तथा व्यापकता बढ़ाई जा सकती है। मीन्स आप समझ रहे होंगे, जो मानसिक विकास के क्रम के अनुसार, मानसिक विकास के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, आपका सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में। तो जो मेंटली डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं उसके क्रम के अनुसार ही टीचिंग किया जाना चाहिए, और उसके जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका जो कठिनाई का स्तर है, लेवल है, वो भी उसी के स्तर, वो जो मानसिक स्तर है बच्चे का, मानसिक विकास, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। सपोज दैट 8th क्लास का बच्चा है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होगी उसके बेस पर वो करिकुलम जो तैयार करना चाहिए उसके आधार पर ही करना चाहिए, उसके मानसिक स्तर के आधार पर करना चाहिए। और वहीं अगर वो बच्चा 10th में जाता है तो उसका मानसिक स्तर बढ़ जाता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए और उसकी व्यापकता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी कुछ विधियां हैं, कालक्रम की विधियां, टेक्निक्स, मेथड्स। तो मुख्यतः 4 विधियां हैं इसकी। पहली है समय रेखा, टाइम लाइन। सेकंड है समय ग्राफ, टाइम ग्राफ। थर्ड है तुलनात्मक समय ग्राफ, कंपैरेटिव टाइम ग्राफ। और फोर्थ है समय सूची, यानी टाइम चार्ट। ठीक है। इन विधियों में जो प्रमुख विधियों का विस्तृत यहाँ पर मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्रमानुसार, इसी क्रम में आगे सबसे पहले जो मेथड है समय रेखा।
टाइम लाइन। देखिए मैंने ये समय रेखा एक पिक है, इसमें दिख रहा होगा आपको। तो इसमें अगर देखा जाए तो समय रेखा कालक्रम अनुभूति के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसमें अमूर्त प्रत्ययों को बोधगम्य बनाने के लिए समय रेखा द्वारा छात्रों को प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है, डायरेक्टली उनको वो दिखाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक शताब्दी को इंच मापनी द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एक इंच मापनी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक इंच एक दसवीं को प्रदर्शित करेगी और प्रत्येक इंच का 10वां भाग एक वर्ष को। जो आप ये देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये जो है 1 इंच, इसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ष को दर्शा रहे हैं और ये पूरा यहाँ से लेकर और जो 1555, ठीक है, 1555 के बाद यहाँ पर सीधे है 1565। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो एक 10 शताब्दी की है, एक 10वीं की है, 10 साल के बराबर है ये दूरी। तो ये छोटा जो खाना है वो 1 साल का है और जो बड़ा खाना है, टोटल पूरा बड़ा खाना है वो 10 साल का। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर सन के अंगों को बाईं ओर अंकित करते हैं और दाहिनी ओर महत्वपूर्ण तिथियों को समुचित रूप में प्रदर्शित करते हैं और महत्वपूर्ण घटना का प्रकरण भी लिखा जाता है। समय रेखा का जो प्रयोग है वो महापुरुष के जीवन काल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी राजा के शासक के राज्यकाल को प्रदर्शित करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी तथा अकबर के राज्यकाल के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये अकबर का शासनकाल है। तो ये 1 मिनट, ठीक है, बताता हूँ आपको भी। तो ये अकबर का शासनकाल है। ठीक है, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे एक साइड में इसके ईयर यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, 1555, 1565, 1575, 1585, 1595 और 1605। तो यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है ये 10 साल को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर 1555 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्याभिषेक, इसका अकबर का राज्याभिषेक हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया 1556 ईस्वी में। ठीक है। फिर मालवा तथा गोंडवाना विजय प्राप्त की 1564 ईस्वी में और यहाँ पर है 1565। ठीक है। और यहाँ पर 1565 से और 1575 के बीच में क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ यहाँ दर्शाई गई है। टाइम का ये है समय रेखा टाइम। ठीक है, टाइम लाइन। तो ये एक तरीके से ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर 1500 चित्तौड़ विजय जो हुई थी 1567 में। फिर क्या लिखा है, ये रणथंभौर कालिंजर विजय, ये 1569 में है, 1569 में। और 1573 में ये गुजरात विजय। फिर आ जाता है 1575, 1575 में। ठीक है। तो 5 के बाद ये यहाँ पर 6 है, यानी कि 1 साल ये खाना आ गया यहाँ पर। तो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध तथा बंगाल विजय हुई। ठीक है, ये युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का। फिर यहाँ पर ये देखें 1581 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ पर ये खाने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पर 75 से शुरू हुआ और 81 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 6 साल का डिफरेंस है। तो 6 साल बाद दीन इलाही की स्थापना की गई है 1581 में। और काबुल तथा कश्मीर विजय ये 1585 में। और फिर इसी क्रम में ये सब दे रखा है, पूरा शासनकाल दे रखा है। इसकी जो मृत्यु किसकी, अकबर की, तो सन 1600 ईस्वी में हुई थी इसकी। तो इसका जीवन काल शुरू से लेकर और आखिर तक का पूरा समय रेखा के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ जो पैमाना जो माना गया है वो 2 मिलीमीटर बराबर 1 वर्ष। ठीक है, 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 ईयर माना गया है। और इस तरह से ये है।
अगर हम बात करें इस प्रकार से देखा जाए तो ये सब समय रेखा का जो निर्माण किया गया है वो अकबर के राजकाल के लिए किया गया है। अकबर के राज्याभिषेक से मृत्यु की अवधि को यहाँ पर दिखाया गया है। अकबर के जो शासनकाल की समय रेखा अधिक स्पष्ट तथा बोधगम्य है, जबकि इनमें थोड़ा सा अंतर, ये देख रहे हैं आप, को भी दिखाया गया है। शिक्षक को इन दोनों के बनाने की विधि समान है, परंतु घटनाओं को अंकित करते समय उनकी ईस्वी को भी दिखाया गया है। शिक्षक को पढ़ाते समय, ये आप देख रहे हैं, शिक्षक को पढ़ाते समय और छात्र को पढ़ते समय घटना की ईस्वी की गणना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ईस्वी को साथ में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है। जैसे कंधार विजय है 1995 में, सिंध विजय 1915 सॉरी कंधार विजय है 1595 और सिंध विजय है 1591। उड़ीसा तथा बलूचिस्तान विजय है 1592 ईस्वी में। तो ये पूरा दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये समय रेखा नेक्स्ट दूसरी विधि है और हाँ, समय रेखा में एक और ग्राफ है, ये जैसे अकबर का जीवन काल पूरा था, यहाँ छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी का पूरा जीवन काल समय रेखा के आधार पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इनका जन्म जो हुआ 1630 में, ठीक है। फिर शाहजी एक मित्र को निज़ाम शाह उद्घोषित किया इन्होंने, और मुग़लों का उल्लंघन किया, वो लगभग किया था इन्होंने। ये दर्शाया गया पूरा। इस समय रेखा में जीवन काल की प्रमुख घटनाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक दिखाया गया है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया है। और छत्रपति जो शिवाजी थे उनका जन्म ये है यहाँ पर 1630 ईस्वी में, तथा मृत्यु रायगढ़ में 1960 में। ये अफजल खां का प्रतापगढ़ में वध, ये इन्होंने है, 1960 नहीं होगा, 1600 होगा, 1660, ठीक है। मोहिती उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाओं को एक पैमाने पर अंकित किया गया है। इस पैमाने को 2 मिलीमीटर, वही सेम है, 2 मिलीमीटर इक्वल टू 1 ईयर को प्रदर्शित किया गया है। 5 वर्ष की अवधि को 1 सेंटीमीटर की दूरी से दिखाया गया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी से ये 5 वर्ष को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये 2 खाने देख रहे हैं, ये ब्लैक खाने दिख रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की दूरी 10 साल है। इनमें बीच में छोटे छोटे खाने हैं, वो 1-1 साल के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट है ये, हम बात करेंगे टाइम ग्राफ। पहला था समय रेखा, अब दूसरा समय ग्राफ, टाइम ग्राफ। तो समय ग्राफ, जो टाइम ग्राफ है, उसका प्रयोग विकास क्रम तुलनात्मक अध्ययन में अधिक प्रयोग तो होता है। मुगल तथा मराठा साम्राज्य को 2 समय ग्राफ पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। छात्रों में कालक्रम अनुभूति का विकास सुगमता से किया जा सकता है। इसी प्रकार 2 समान समय ग्राफ ब्राह्मण युग और बुद्ध युग के बुद्ध की जन्म तिथि और हर्ष की मृत्यु के शिक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे बना हुआ, ये जीवन काल की समय रेखा थी, नहीं समय ग्राफ ये नीचे वाला है। फॉर एग्जाम्पल समय ग्राफ को साधारणतः ग्राफ पेपर पे ही तैयार किया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ तैयार होता है। ग्राफ की ये अक्ष पर तिथियों को मापक की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ये शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था ये। तो यहाँ पर और जो बी अक्ष पर, या आप कह सकते हैं का अक्ष और खा अक्ष पर सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करने में तुलनात्मक मानदंड को ध्यान में रखा जाता है। जो तुलनात्मक मानदंड होता है, कंपैरिजन जो होता है, तो कहाँ वहाँ को कंपेयर करते हैं, तो उसको रखा जाता है। इस विधि से तिथियों तो एवं घटनाओं का ग्राफ की सहायता से प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है या कराया जा सकता है। ये विधि समय रेखा की अपेक्षा अधिक बहुत ज़्यादा व्यापक है, परंतु इसको बनाना अधिक कठिन कार्य होता है। ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। अगर जिसको एक बार आ गया वो उसके लिए तो इजी है ना, तो मैक्सिमम जो है
जो टाइम लाइन है उसको तो बहुत आसानी तरीके से कोई बना लेगा, लेकिन ग्राफ को समझने में बहुत ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट है। ये है इसका ग्राफ और समय ग्राफ है ये। नेक्स्ट है तुलनात्मक समय ग्राफ। तो तुलनात्मक एक मिनट कहाँ गया, इतिहास में जो तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका विशेष महत्व माना गया है और भारत तथा ब्रिटेन के एक ही युग का जो तुलनात्मक अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है, एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं और दो अलग अलग ग्राफ पर भी ऐतिहासिक घटनाओं की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के विकास के तुलनात्मक अध्ययन में भली प्रकार किया जाता है कि विशेष युग दो राष्ट्रों की सभ्यता का क्या स्तर था। चौथी शताब्दी में विक्रमादित्य के दरबार में एक कालिदास ने शाकुंतलम की रचना की थी। सभी जानते होंगे, शायद संस्कृत वाले सभी जानते होंगे कि शाकुंतलम की रचना की थी। उस समय ब्रिटेन की क्या सभ्यता थी, ठीक है। और यह है समय ग्राफ। तुलनात्मक समय ग्राफ का जो प्रयोग है वो विकास क्रम के अध्ययन के लिए अधिक बहुत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। और तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। समय ग्राफ का जो प्रयोग है वो किसी साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसकी रचना समय रेखा की भांति ही की जाती है, बट जो यह आप समय ग्राफ की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे नीचे वाला जो है ये समय ग्राफ, ठीक है। और जो तुलनात्मक समय ग्राफ है वहाँ पर कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। नेक्स्ट है चौथी विधि समय सूची। तो यहाँ पे एक सूची तैयार की जाती है जिसे कहते हैं समय सूची, टाइम चार्ट, ठीक है। इसे जो चित्र समय सूची भी कहा जाता है, चित्र समय सूची, क्योंकि तिथि के साथ महान पुरुष का चित्र भी बनाया जाता है। यह है तिथि के साथ जो चित्र बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें तिथि दे रखी है, वहाँ चित्र भी बनाया गया है। इनको कार्यक्रम के अनुसार ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं में समय चार्ट की सहायता से समय ज्ञान को सुगमतापूर्वक प्रदान किया जाता है, ठीक है। इससे जो है एक इंटरेस्ट भी बढ़ता है बच्चों में, पढ़ने की रुचि भी बढ़ती है। समय सूची के तैयार करने में शिक्षक को सुगमतापूर्वक प्रदान किया जाता है और देखा जाए तो समय सूची के तैयार करने में टीचर को मापक एक स्केल की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि जो तिथियां होती हैं उनको शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जा सके। क्योंकि ये जो स्केल बना हुआ आप देख रहे हैं, ये मेरी उंगली जो रखी हुई है यहाँ पर जो स्केल है ये साइड से बना हुआ, ये डायग्राम इनके चित्र बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये पक्के होते हैं एक शुद्ध रूप में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्लास में जब प्रदर्शित किया जाता है, इनको दिखाया जाता है तो शुद्ध रूप दिखाया जाता है। ये जैसे एक खाना है तो 1 ईयर का होगा, 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर बराबर एक स्केल मान लिया जाता है। 1.5 यहाँ पे जो माना गया है, कुछ भी मान सकते हैं आप, उतने खाने आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष माना जाता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर खाने बनाने पड़ेंगे। मिलीमीटर माना जाता है तो मिलीमीटर के खाने, और इंच को माना जाएगा जो पैमाना हम मानते हैं, तो वहाँ पर इंच के हिसाब से ही वहाँ पर जो है एक स्केल जो बना रहे हैं हम, वहाँ पर लाइनों को उस हिसाब से खाने बनाने पड़ते हैं, ठीक है। यह है, तो यह एक समय सूची तैयार की जाती है, ये इसकी विधि हैं। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, कुछ इसकी विशेषताएं हैं कालक्रम और इसकी प्रकरणों की से संबंधित जो अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है, जैसे ये विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें छात्र के विकास का पूर्ण अवसर दिया जाता है, ठीक है। इस विधि में इतिहास के कालक्रम एवं प्रकरण को प्रधानता दी जाती है। ये दोनों मिक्स होकर चल रहा है, देखो टॉपिक भी है, कंटेंट भी है इसमें, प्रकरण और समय, मेन चीज़ समय को इसमें देखा गया है, कालक्रम, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्रमानुसार उसका वो किया जाता है, दर्शाया जाता है यहाँ पर। इस विधि में चित्र, समय रेखा, मानचित्र का भी प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में जैसे ग्राफ वगैरह ही हम बात करें तो कहीं ना कहीं मानचित्र का ही रूप है। वैसे भी आप मानचित्र दिखा सकते हैं कि सपोजेट ये कि हुमायूं ने यहाँ पे आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें आप मानचित्र में दिखा सकते हैं, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लास को, कक्षा को, शिक्षण को प्रभावी बनाता है ये। इस आयाम का जो शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है, चाहे छोटे क्लास में भी प्रयोग कर सकते हैं, बड़े क्लास में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। ठीक है, और छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा भी मिलती है, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और जो सब्जेक्ट है उसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अदरवाइज़ एसएसटी को लोग बहुत बोरियत वाला सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन नहीं, अगर सही से इसको टीचर के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, सामाजिक विज्ञान को, सोशल साइंस को, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अब कोई टीचर, आप गए क्लास में गए हिस्ट्री पढ़ाने और आपने एक हिस्टोरी जैसे हिंदी की किताब की तरह लेके पढ़ के और सुना के चले आए तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। इसमें आपने मॉडल का, मानचित्र का, तरह तरह की सामग्रियों का, टीचिंग मटेरियल जो है उसका, टीचिंग एड का अगर आपने यूज अच्छे से किया है, इफेक्टिव तरीके से किया है, तो कहीं ना कहीं जो क्लास में बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपके साथ पढ़ने में। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो अगर कुछ सीमाएं हैं इसकी, लिमिटेशंस हैं, कुछ दोष हैं इसके, तो वो ये हैं कि कालक्रम एवं प्रकरण संबंधी आयाम के संबंध में एक दूसरे को सम्मिश्रण, आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग, या फिर जो कंपाइल की कोऑर्डिनेशन की जो बात कर रहा था मैं, वो की अधिक संभावना रहती है, जिससे छात्रों के समझने में कठिनाई होने लगती है, क्यों मिक्स हो जाता है सारा। शिक्षक को इस आयाम के लिए शिक्षण पद्धति के चयन में अधिक सूझबूझ में से निर्णय लेना होता है। ठीक है, अगर हम सुझाव की बात करें तो कई सारी सावधानियाँ ऐसी हैं बरतनी चाहिए इसका यूज़ करते समय कि इसमें समय रेखा तथा चित्रों एवं मानचित्रों का प्रयोग किया जाए, दोनों कालक्रम व प्रकरण विधि दोनों का शिक्षण में समन्वय किया जाए। मतलब इस तरीके से टीचिंग में समन्वय, कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि जो है वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति पैदा ना हो क्लास में। और जहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, एकदम स्पष्ट होगा सब कुछ, आप कंटेंट भी आपके साथ में आपने समय रेखा, समय ग्राफ सब तैयार किया है, आपका कंटेंट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर, बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट भी कम होगा, सारी चीज़ें कम होंगी। ठीक है, इतिहास के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षण की व्यवस्था की जाए। जो आपके शिक्षण उद्देश्य जो बनाते हैं वो सब उसके अनुसार ही इसकी व्यवस्था की जाए। छात्रों को गृह कार्य भी दिए जाएँ और समय रेखा जो टाइम लाइन है उस पर अधिक बल दिया जाए। ठीक है, इन शिक्षण जो विधियों में, अगर जो सारी विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, इन शिक्षण विधियों में छात्रों की कल्पना शक्ति, जो इमेजिंग पावर है, उस पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु गतिशील विधियों में छात्रों के जो भावात्मक इमोशंस जो पक्ष हैं उसके विकास को अवसर दिया जाता है, जिससे सीखे हुए अनुभव स्थायी और मतलब अधिक स्थायी होते हैं, जिनका विवेचन भी अगले अध्ययन में किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।